हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग आवर चैनल, फॉर वाचिंग आवर वीडियो। भले ही कम लोग देखे बट देख रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे हमारे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे। तो 12th के लिए आज हमारे पास चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का टॉपिक है एड्स। हमने इस चैप्टर में डिसीज के बारे में जाना, डिसीज को समझा, टाइप्स ऑफ डिसीज जाने, हमने अपने बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जाना, हमने बॉडी के एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी को समझा, हमारी बॉडी कैसे हमारी इम्यून रिस्पांस देती है, जहां पर हमने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में जाना था। लगातार चलते आ रहे हैं हम लोग के लेक्चर से हम काफी तेजी से आगे बढ़े और एटलीस्ट हम पहुंचे जा करके अपने एंटीबॉडीज के पास। और एंटीबॉडी जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम था, मैंने आपको बताया भी था कि इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद हम आगे चले और आ गए हैं एक क्रॉनिक डिसीज की तरफ, जो हमारे हैं एड्स एंड कैंसर। बट आज का जो लेक्चर है हमारा वो हमारे एड्स पे बेस्ड है। तो एड्स क्या है इसके बारे में हमें जानना है। तो हमारे वीडियोस को ऐसे ही पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस एंड उसका आज का टॉपिक है एड्स। एड्स एक बहुत ही खतरनाक डिसीज मानी गई है, एक क्रॉनिक डिसीज है जो जान ले सकती है इंसान की। ये एड्स था क्या? 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी की एंड में 19th सेंचुरी लगते लगते अमेरिका जो कि बहुत बड़ा देश है, इस अमेरिका में ये कहानी चालू हुई एड्स की। ये बीमारी हमारे इंडिया की नहीं है, ये बीमारी है अमेरिका। बात उस समय की है जब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हमें कुछ होमोसेक्सुअल लोग मिले। होमोसेक्सुअल लोगों का एक काबिला था, एक ग्रुप था होमोसेक्सुअल लोगों का। होमोसेक्सुअल तो अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमोसेक्सुअल में लोगों में ड्रग एडिक्शन भयंकर था, बहुत ड्रग्स लेते थे या नशेबाजी करते थे, ड्रग एडिक्ट थे लोग। वहां के कुछ ग्रुप था। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में होमोसेक्सुअल ड्रग एडिक्ट लोगों का ग्रुप था। वहां के लोगों में जो वहां की भीड़ थी, उस भीड़ के लोगों में एक बीमारी फैली। इस भीड़ में एक डिसीज फैल गई और ये डिसीज जो थी, ये डिसीज का नाम था निमोनिया। ये डिसीज इन सब में पाई जा रही थी। जब इस डिसीज का पता चला तो डॉक्टर्स ने चेकअप में देखा और बताया कि भाई इनको जो है वो निमोनिया हो गया है। पहले इन लोगों को लगा कि साधारण निमोनिया है, सही हो जाएगा ट्रीटमेंट पे, क्योंकि एक बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिसीज है और नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स लगे रहे और डॉक्टर की टीम इस बीमारी को सही नहीं कर पा रही थी। बड़ा लोग सब परेशान
कि आखिर इन लोग का निमोनिया क्यों नहीं सही हो रहा है, अदर जो निमोनिया जिनको था वो तो सही हो रहा है निमोनिया, इनका क्यों नहीं सही हो रहा है। तो यहाँ जब टेस्ट हुए कई तो पता चला इनका निमोनिया इसलिए नहीं सही हो रहा है क्योंकि इन लोगों को बॉडी में खत्म हो चुका है इम्यूनिटी सिस्टम, इनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, धीरे धीरे इनमें और बीमारियां फैलने लगी और इनकी जाने लगी। सिंपल सी बात है, आपने अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मेरे से इतना तो जान लिया है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आप डिसीज से बचे हुए हैं, अदरवाइज आपके सराउंडिंग डिसीज फैले हैं, डिसीजों का पूरा जाल बिछा पड़ा है, लेकिन आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम आपको जिंदा रखता है। और इनमें अगर बीमारी सही नहीं हो पा रही थी तो उसके पीछे एक गहन राज था, और वो राज था कि इनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया था। जैसे आज मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है तो मैं थोड़ा कॉमन कोल्ड से परेशान हूँ, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ा वीडियो में, तो आवाज में तीखला निकालूंगा कि आपको समझ में आए। क्लियर? तो यहाँ पर एक इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुआ और कॉमन कोल्ड हो गया। बीमारी तो हर जगह मौजूद है, अभी तक मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहा होगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ डिसीज जब ज्यादा हो गई तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुआ। सेम ऐसे निमोनिया से जो पेशेंट थे, इन पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया था, और वीक होने के कारण इनमें कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। फिर पता चला भाई कि इनका आखिर इम्यूनिटी सिस्टम वीक क्यों हुआ है। तो पता चला कि पहले बात तो इनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुआ, और ये इम्यूनिटी है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जरा ध्यान समझिएगा, ये इम्यूनिटी है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी जो वीक हो गई है। जब वीक हो गई तो डिफरेंट टाइप के इनमें कैरेक्टर्स दिखने लगे, निमोनिया के कैरेक्टर है, टीबी के कैरेक्टर। तो जब किसी बीमारी में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स दिखते हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं सिंड्रोम। कैसा सिंड्रोम था? जिसमें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ध्वस्त हो गई थी, गिर गई थी बिल्कुल। तो हमने इसको लिख दिया, गिरने को, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंट हो गई थी। क्या डेफिशिएंट हो गया था? हमारा इम्यून सिस्टम। हमने लिख दिया इस जगह पे इम्यूनो। कैसा इम्यून था? एक्वायर्ड था। एक्वायर्ड था तो आप में जो बीमारी पैदा हो गई वो बन गई एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एड्स। ये है एड्स। तो एड्स की बीमारी में आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। जब उन डायरेक्ट एडिक्ट ग्रुप में पता चला कि भाई इनके तो बॉडी का आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही खत्म हो चुका है, अब तो कोई भी इनके बॉडी पे राज कर सकता है, तो ये लोग डिफरेंट डिसीज से परेशान हुए और मारे गए। साइंटिस्टों ने इसीलिए इसका नाम रख दिया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर करी गई इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो गई? डिफिशिएंट हो गई, और जब डिफिशियंसी आ गई तो बहुत सारे बीमारी के कैरेक्टर आ गए, जिसको हमने बोला था क्या? सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये बन गया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आ गया क्या है एड्स? तो उनमें ये बीमारी निकली और हमने उसको नाम दे दिया एड्स। हमारे अदर साइंटिस्टों ने डिस्कवरी करी तो पता चला कि ये एड्स जो बीमारी है ये एक वायरस की देन है, ये एक वायरस के कारण होती है। ये खतरनाक वायरस तो वैसे भी खतरनाक होते हैं, भयंकर, इनसे तो भैया बचाए रखे। ये डिसीज एक वायरस के कारण होती है। ये वायरस जो कोविड में भी बहुत परेशान किया हम लोगों को, ये वायरस ने एड्स फैलाया और ये ह्यूमन के डिफिशियंसी को गिरा रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इसका नाम पड़ा HIV। तो HIV एक वायरस का नाम था, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जिस वायरस से बीमारी हो रही थी वो हो रहा था हमारा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी ये वायरस इनके बॉडी में पाया गया था, जिसने इनके बॉडी के लिम्फोसाइट्स को बर्बाद कर दिया था, टी लिम्फोसाइट्स को बर्बाद कर दिया, बी लिम्फोसाइट्स को बर्बाद कर दिया। ना एंटीबॉडी बन पा रही थी और ना ही हमारी कोई WBC बन पा रही थी, जिस कारण ये बेचारे एड्स से परेशान हुए। और वायरस हमारा था HIV। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपके दिमाग में कहानी बना गई होगी कि एड्स क्या चीज है। तो एड्स एक डिसीज है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम गिर गया, और उस इम्यूनिटी सिस्टम को गिराने वाला जो वायरस था वो वायरस था हमारा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? अब चलते हैं अपने हम एनसीईआरटी पे। चलिए, एड्स के बारे में दिया है इंट्रोडक्शन इन्होंने। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। मैंने बताया आपको, एक एक पॉइंट को देखते चलिए। सिंड्रोम मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स, डिफरेंट डिसीज के सिम्पटम्स आने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट्स मीन HIV। HIV इज अ रेट्रोवायरस विद RNA जीनोम। जिस भी वायरस में अगर एनिमल में वो वायरस अटैक करता है, यानी कि रेट्रोवायरस का मीन मैं यहाँ क्लियर करता हूं। रेट्रोवायरस का मतलब है एनिमल वायरस। अगर वायरस एनिमल में हमला करता है और उस वायरस का जीनोम RNA होता है, तो ऐसे वायरस को हम रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। ऐसा वायरस रेट्रोवायरस के नाम से जाना जाता है, जो कि एनिमल पे अटैक करता है और उसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो क्या है? वो है RNA। ऐसे वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका 1981। मैंने बोला था 19th सेंचुरी में ये रिपोर्ट किया गया अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। इन लास्ट 25 इयर्स इट किल्ड ओवर 25 मिलियन पर्सन्स। 25 मिलियन पर्सन इससे मारे जा चुके हैं। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी बताऊंगा क्या क्या सावधानियां हैं, हालांकि हमारे टीवीज में सावधानियां हमें दी जाती है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, मैं भी उस बारे में चर्चा करूंगा। तो इसको सिर्फ एक एग्जाम में पास होने के लिए मत पढ़िए। ये समझिए डिसीज, इसके बारे में हमें जानना और कैसे डिसीज से हम बचें और दूसरों को बचाएं, ये जानना है हमको इस एपिसोड। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ट्रांसमिशन के मेथड क्या क्या है। हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग HIV। कैसे हाई रिस्क होता है HIV का होने के चांसेस ज्यादा है? फर्स्ट, इंडिविजुअल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन होकर के मल्टीपल पर्सन से सेक्स करते हैं, मल्टीपल पर्सन से आप इंटरकोर्स करते हैं, ऐसी कंडीशन में हाई रिस्क होता है HIV का कि आपकी बॉडी में एंटर कर जाए, क्योंकि किस पर्सन, कौन सा पार्टनर कैसा है पता नहीं आपने। अननोन पर्सन से कभी भी इंटरकोर्स किया रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वहां पर वायरस के बारे में हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वो वायरस की दुकान ले आया फ्री में वायरस। सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिस पर्सन को बार बार ब्लड की कमी महसूस हो रही है, बार बार उसको ब्लड पहुंचाया जा रहा है, तो कब बाय द चांस ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन का ब्लड इन्फेक्टेड उसको मिल जाए, कोई HIV पॉजिटिव पर्सन हो, उसका ब्लड उसके बॉडी में चला जाए, एक वायरस इंसान को बर्बाद कर देगा। तो जिनको बार बार ब्लड की कमी है, बार बार ब्लड चाहिए, वहां पर भी प्रॉब्लमेटिक होता है। ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली क्या होता है? वेनसली, वेनस से लिया गया, वेनोम से लिया गया, आपके ब्लड वेसल्स का मतलब है जब कोई इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेता है वहां भी खतरा है। क्यों खतरा है? ड्रग्स में नहीं होता है HIV। 4 लोग हैं, नशेबाजों की टोली है, किसी को है वायरस, किसी के बॉडी में वायरस है,
अब नशे में क्या पता किसको किसका इंजेक्शन है, उसमें तो एंजॉय करना है उनको। एक ने इंजेक्शन लिया, अरे भाई हम भी लेके इसी में इंजेक्शन, नहीं लगा दे इसी में, क्या है नया लेना, पैसे कमी लगा दे इंजेक्शन। अब वो निडल आपके ब्लड में चली गई, ब्लड में गई निडल, एचआईवी का वायरस पहुंच गया, काम खत्म आपका, जाइए लीजिए खूब ड्रग्स। इसलिए ड्रग एडिक्ट लोगों के लिए भी एचआईवी बहुत ज्यादा रिस्क वाला होता है। ठीक है, आगे आते हैं, चिल्ड्रन बॉर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर। अगर एक मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो बच्चे में बहुत चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत सावधानी बरतने की बात है कि अगर मदर को है एचआईवी तो बच्चे के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करा करके बच्चे को बचाएं। तो ये आपके हाई रिस्क वाले थे पीपल, जिनको ज़्यादा संभावनाएं होती हैं एचआईवी उनके बॉडी में एंटर करने की, और एचआईवी गया नहीं कि एड्स हो गया। अब ये कॉमन सी चीजें हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये कॉमन चीज है। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उससे सेक्सुअली ट्रांसमिट करते हैं तो आप में भी चांसेस हो जाते हैं कि आप भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाए। ट्रांसफ्यूजन कंटामिनेटेड ब्लड लगातार देने से वही चीज है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स है, कोई भी इन्फेक्टेड नीडल को शेयरिंग करें, इसीलिए शायद डॉक्टर्स, अब एक जमाना था कि जब डॉक्टर्स नीडल्स के लिए नीडल को पहले बॉयल करते थे, आफ्टर दैट वो एक ही नीडल को दूसरे लगाते थे। लेकिन जिस हिसाब से इन्फेक्शियस डिसीज बढ़ती चली गई, नई टेक्नोलॉजी आती चली गई और नया सिरिंज आने चालू हो गई। अब आप कभी भी देखेंगे कोई डॉक्टर होगा, अगर वो इंजेक्शन लगाएगा तो आपको एक नई सिरिंज से इंजेक्शन लगाएगा, चाहे जो भी हो जाए। आप ही का ब्लड अगर आप ही का इंजेक्शन दोबारा देना पड़ेगा तब भी वो नई सिरिंज का यूज करेगा। तो ये नई सिरिंज हमारे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इन्फेक्शन वाले जो भी हमारे एक कम्युनिकेबल डिसीज है वो क्या हो जाए, रुक जाए। इवन अगर आप कभी बियर्ड बनवाने के लिए आप पार्लर में जाते हैं तो वहां पर भी वो न्यू ब्लेड का यूज करते हैं, नहीं करते तो उनसे बोलिए कि न्यू ब्लेड यूज करें, क्योंकि पता नहीं किस इन्फेक्टेड पर्सन का वो ब्लेड यूज करके आपको एचआईवी दे दें और आप लिए टहले एड्स को पूरी दुनिया में। चलिए देखते हैं एचआईवी का जो वायरस है ये है क्या। पहली बात तो एचआईवी का जो वायरस होता है, इस वायरस में आप देख रहे हैं एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, और इस वायरस का ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये मैं दिखा रहा हूँ, एक पार्ट आप ये देख रहे हैं और एक पार्ट ये आपकी पूरी बॉडी के यहाँ तक जो पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट कैप्सिड होता है। इस पूरे पार्ट को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक प्रोटीन की कवरिंग है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है कैप्सिड। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो हमारा वायरस होता है उस वायरस में केवल दो चीजें हैं, प्रोटीन है, दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल, यानी जो यहाँ पर आरएनए है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए की दो चेन्स पाई जा रही हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इस वायरस का। वायरस के सराउंडिंग प्रोटीन की कोड है, इस प्रोटीन की कोड को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर आप जाएंगे तो इसका जीनोम सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और इसका जीनोम क्या है? आरएनए है। आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, 2 स्ट्रैंड, आरएनए के 2 स्ट्रैंड मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है आरएनए के साथ, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम करता क्या है? तो आपने मेरे से स्टार्टिंग में सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमको ये बताता था डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है। याद करिए, वहीं पे मैंने एक टर्म बताया था कि आरएनए से डीएनए भी बनता है, यानी आरएनए से डीएनए भी बनता है, और आरएनए से डीएनए बनने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये वायरस आरएनए से डीएनए बना देता है, लेकिन इसके लिए चाहिए एंजाइम। तो वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से आरएनए वायरस
इस आरएनए से डीएनए को बना लेता है और यही डीएनए बना करके हमारे डीएनए से जोड़ देगा। आइए बताते हैं आपको कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो हमारा वायरस है, वायरस स्फेरिकल शेप में है। वायरस के सराउंडिंग प्रोटीन की एक रिजिड वॉल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या, कैप्सिड। इस कैप्सिड के बाद अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल यानी जीनोम सुरक्षित रहता है और वो जीनोम होता है हमारा क्या, आरएनए। आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम करेंगे क्या, इस एंजाइम के अंदर पावर है कि ये इस आरएनए से डीएनए बना डालेंगे। ये तो एक वायरस हुआ हमारा एचआईवी। नंदा सा वायरस कितनी पावर रखता है, ठीक है। अब आ जाइए, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है जहां पर ये रेट्रोवायरस से डिनोट किया गया। रेट्रोवायरस का मतलब मैंने बताया था एचआईवी का, एचआईवी जो हमारा है रेट्रोवायरस ही है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारा एक वायरस जो होता है आपकी सेल पे एंटर करता है। ये सेल कौन सी, येलो जितना बॉक्स देख रहा है पूरा, ये एक सेल है और इस सेल को आप चाहें तो लिम्फोसाइट बना सकते हैं। लिम्फोसाइट्स, ये सेल एक लिम्फोसाइट है, क्लियर। जो लिम्फोसाइट हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रही है वही लिम्फोसाइट्स है। तो ये लिम्फोसाइट पे हमारे वायरस ने देखिए अटैक कर दिया। जब हमारे वायरस ने लिम्फोसाइट पे अटैक कर दिया, हमारे इस वायरस ने लिम्फोसाइट पे अटैक किया, वायरस की बॉडी बाहर रह जाती, केवल वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी अपना आरएनए एंटर कर देता है। इसने अपना देखिए आरएनए एंटर किया। इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए बना दिया गया। क्या बन दिया गया, डीएनए बन गया। ये डीएनए हो गया। वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम, ये गया और हमारे जो डब्ल्यूबीसीज की डीएनए थे उससे जाकर के मिल गया, मैच कर गया, मिल गया। इसने अपने डीएनए को हमारे डीएनए से जोड़ डाला। और आपको अच्छे से पता है कि डीएनए ही प्रोटीन बनाता है। डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन। ही आपने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में बखूबी पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो फिर देखें। वो मैकेनिज्म के थ्रू हमारे वायरस ने पहले आरएनए से डीएनए बना लिया, फिर डीएनए को हमारे डीएनए से डब्ल्यूबीसी के डीएनए से जोड़ दिया। अब ये डीएनए जैसा चाहेगा वैसी प्रोटीन बनाएगा, वैसा एमआरएनए बनाएगा। इसने ढेर सारे एमआरएनए बना दिए। एक वायरस ने ये काम किया है, एक वायरस ने ढेर सारे एमआरएनए बना दिए। एमआरएनए मींस अपना आरएनए बना दिया, जो उसका जीनोम था वो बना दिया। साथ ही साथ इसने प्रोटीन बना ली, क्योंकि आरएनए बन गया है तो आरएनए से प्रोटीन। वायरसेस बन गए हमारे, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो हमारे भाई साहब ने डीएनए के साथ हेर फेर करके ढेर सारे आरएनए बना दिए, आरएनए बना करके प्रोटीन बना ली और नया वायरस तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस जो वायरस था हमारा, इस वायरस के थ्रू अब ये दूसरे वायरस पे अटैक करेगा, दूसरे सेल पे अटैक करेगा। तो ये एक लाइफ साइकिल है जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ग्राफ बना करके या डायग्राम बना करके आपसे उसके कंपोनेंट के बारे में पूछ सकता है। तो कहां पर क्या चीज थी आपने याद करना है। वायरस ने इन्फेक्शन किया, वायरस हमारे लिम्फोसाइट सेल्स पे आ गया और उसने क्या किया, अपने आरएनए को एंटर कर दिया। आरएनए एंटर करने के बाद उसने आरएनए से डीएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एंड अब जो डीएनए बन चुका है, ये डीएनए को हमारे डीएनए से मिक्स कर देगा, जोड़ देगा। अब जैसा हमारा डीएनए प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा, वैसे इसका वाला जब सेगमेंट आएगा तो ये अपने सेगमेंट से अपने वाली प्रोटीन बना देगा, अपने वाला आरएनए बना देगा। अब आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गया, चाहिए क्या वायरस को। वायरस में होता ही क्या है, उसका आरएनए और उसका प्रोटीन की कवरिंग दोनों इसने बना ली। अब जब इनके नंबर बढ़ जाएंगे, सेल रप्चर कर जाएगी, वायरस बाहर आ जाएंगे। ये सारे वायरस का काम है, आपकी बॉडी में घुसने वाला हर एक वायरस यही काम कर रहा है। ये वायरस बाहर आकर के दूसरे सेल पे अटैक करेगा, फिर दूसरे सेल पे अटैक करेगा, ऐसे करते करते ये आपकी बॉडी को खोखला कर देगा। इस डिसीज की एक सबसे गड़बड़ बात है कि इस डिसीज की जो सिम्टम्स है वो लगभग 7 साल के बाद शो होंगे, तब तक आपकी बॉडी पर एक छत्र राज कर चुका होगा एचआईवी, और ऐसी कंडीशन में आप बचने के काबिल नहीं होंगे। यही चीज अगर पहले पता चल जाए तो अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू हम इससे बच सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन पे, फीवर पे सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। कौन जाए डॉक्टर की फीस दे, तो कॉमन सी बीमारी है, हम लोग घर ही पे मेडिसिन रखते हैं। क्लियर?
तो प्रॉपर डायग्नोस कराना बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों से बचने के लिए। तो लाइफ साइकिल रेट्रोवायरस की, तो एचआईवी के बारे में आप काफी कुछ जाने कि एचआईवी है, एड्स डिजीज क्या है, डिसीज को कॉज करने वाला एजेंट कौन है, एचआईवी है। एचआईवी की हमने देखी कहानी, उसका डायग्राम देखा कि है क्या उसकी बॉडी में अंदर, हमने जाना कि कैसे वो अटैक करता है एक सेल पर। अब बात आगे करते हैं कि कैसे एचआईवी को इफेक्ट करेगा, कैसे डायग्नोस किया जाएगा और क्या उसका ट्रीटमेंट है। तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात आती है इफेक्ट की। इफेक्ट की बात करें तो आपने पढ़ा ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। फीवर में आप कॉमन से डायरिया आ गया, आपने मेडिसिन खा के सही किया, अर्ली सिम्टम्स है, आप कुछ नहीं करेंगे खास। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टीएच, देखिए मैंने बोला टी लिम्फोसाइट्स कि टीएच होती है सेल्स, ही मे बी इन्फेक्टेड विद, तो जो हमारा एचआईवी अटैक कर रहा है वो टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, उसकी एक सेल है टीएच। माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स लाइक टैक्सोप्लाज्मा, ये सब एक तरीके के इनके होस्ट हैं, कैरियर बन सकता है, इनके बॉडी के थ्रू भी आपके पास पहुंच सकता है, तो ये अफेक्ट करते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट, ये किट होती है जिसके थ्रू आप में डायग्नोस किया जाता है कि आप एड्स या एचआईवी पॉजिटिव, सॉरी कॉमन कोल्ड, इम्यूनिटी वीक। तो ये एलिसा टेस्ट है जिसके थ्रू डॉक्टर्स ये पता लगाते हैं कि हम एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। तो उसके फुल फॉर्म को लर्न कर लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल ड्रग्स। देखिए अब आप कहेंगे सर ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं क्यूरेबल नहीं है। हाँ क्यूरेबल नहीं है, लेकिन किसी को मरता छोड़ नहीं दिया सकता है, कुछ दिन तक आपको बचाए रखा जा सकता है। या बहुत अगली सिम्टम्स है, वायरस अभी इंटर ही कर रहा है, अभी उसने रेप्लिकेशन करना स्टार्ट नहीं किया, अभी उसने अपने नंबर को बढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप एंटीवायरल ड्रग्स के थ्रू इफेक्टिव, पार्शियली इफेक्टिव है, बच जाएंगे। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, केवल लाइफ को बढ़ा सकता है आपके, ये नहीं कि आपको बिल्कुल बचा दिया जाए। याद रखिएगा इस कंडीशन को। ओके, तो ये हमारा हो गया इफेक्ट, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से आज कि एड्स है क्या। तो एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसका कारण है एचआईवी। आपको मैंने बताया कहां कहां पर आपने बचना है, क्या क्या प्रिवेंशन करना है, किन लोगों में हाईली रिस्क होता है एचआईवी पॉजिटिव होने का। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी बताया कि उसकी बॉडी में कैप्सिड और उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जिसे हम जीनोम या जिसे हम रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। कैसे वो आपके लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है वो मैंने आपको बताया, और लास्ट में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया। एड्स को अच्छे से पढ़िएगा और इन चीजों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अपने लाइफ को बचाने के लिए सीखिएगा। ओके, मुलाकात करेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का वो होगा नॉट चैप्टर फॉर ह्यूमन हेल्थ का, वो होगा कैंसर। ओके, मुलाकात करते हैं फिर कैंसर में। ओके, बाय बाय।